बारे में देखा था। उसका पूरा हमने सभी उसके जितने भी हैं ऑर्गन्स उससे रिलेटेड वो सब हमने स्टडी करे थे। किस तरीके से वहाँ कार्य हो रहा है ये सब हमने देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नाक की संरचना जो हमारी ज्ञानेंद्री है उसको देखेंगे। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं ये नोज हमारी नेसल कैविटी है। इसके बारे में हम अभी और स्टडी करेंगे क्योंकि ये भी हमारा मेन ऑर्गन है श्वसन तंत्र का। तो कल हमने जितने भी ऑर्गन देखे थे श्वसन तंत्र के रेस्पिरेटरी सिस्टम के उसमें सबसे पहला और मेन ऑर्गन हमारा नाक है। इसकी संरचना अब हम देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो जहाँ पे जो चीजें अभी दिख रही हैं इनको सभी हम देखेंगे और समझेंगे इनके क्या कार्य हैं और ये किस तरीके से हमारे श्वसन तंत्र में हमारी मदद करती हैं। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले फिर से इस बार दोबारा से हम इसके डायग्राम को देखेंगे। नाक की आंतरिक संरचना। नाक शरीर का एक प्रमुख अंग है जो सांस लेने और गंध महसूस करने में मदद करता है। ये हमारी ज्ञानेंद्री है जो हमें गंध का अनुभव देती है। नाक के मुख्य भाग में नथुने हमारे नॉस्ट्रिल हैं जिनके द्वारा जो दो छिद्र हैं हमारे नाक के जिनके द्वारा हमारी सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, प्रश्वास करते हैं हम। तो ये हमारा सबसे पहला वहां पे ये है नॉस्ट्रिल हमारी। अब हम आगे देखते हैं क्या चीज है हमारी नेसल कैविटी। नेसल कैविटी जिसको हिंदी में कहेंगे नासिका गुहा। ये नाक के अंदर का एक बड़ा खाली भाग है जैसे एक सुरंग जहां से होकर हवा अंदर जाती है गुजरती है। अब आगे इसमें नेसल सेप्टम नासापट नाक के दो भागों को अलग अलग करने वाली मध्य की दीवार। अभी पढ़ लेंगे फिर इसकी फिर से पोजीशन देखेंगे ये कहाँ पे है। अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि नाक के अंदर मॉइस्ट करने का एक इस तरीके का सिस्टम होता है कि जो भी हवा हम सांस लेते हैं तो उसको थोड़ा सा वहां पे नमी दी जाती है। अब वो नमी देने का कार्य वहां पे म्यूकस की प्रेजेंस है। म्यूकस वहां पे है जिसके द्वारा नाक की जो अंदर जा रही है सांस हम अंदर जो भर रहे हैं उसको नम किया जाता है। नाक के अंदर की सतह पर एक गीली परत और छोटे बाल जैसे कण होते हैं। अब ये जो बाल जैसे कण हैं वो धूल और कीटाणु को रोकते हैं और जिनको सिलिया कहा जाता है। ये हमारे सबसे पहले जो जितनी भी कुछ धूल है ऐसा कुछ अंदर आ गई है वो वहीं पर उसको रोक देते हैं, हमें छींक आ जाती है और हम उसके माध्यम से उसको निकाल देते हैं यहीं से। फिर हमारे नेसल कॉन्काई ये हमारी नाक की दीवार पर मौजूद घुमावदार हड्डियां हैं जो हवा को गर्म भी करती हैं, नम भी करती हैं और साफ भी बनाती हैं। हमने ये पढ़ा था कल कि जब वो हम श्वास लेते हैं इनहेलेशन करते हैं तो वो जो सांस है हमारी हल्का सा उसके टेम्परेचर को गर्म भी करा जाता है। यदि हम ठंडे वातावरण में रह रहे हैं और हमने सांस अंदर ली है तो भी हमारी नाक के अंदर इस तरीके की संरचना है कि वो अंदर ली हुई श्वास को हल्का गर्माहट कर देती है फिर वो उसके अंदर और जाता है हमारे। फिर नाक में ही गंध अनुभूति का केंद्र है। नाक हमारी ऐसी ज्ञानेंद्री है जिसके द्वारा हमें गंध की अनुभूति होती है, हमें स्मेल पता चलती है किस तरीके की आ रही है, अच्छी आ रही है हमें कुछ या कुछ खराब स्मेल आ रही है तो वो हमें नाक के माध्यम से पता चलती है। अब उसमें क्या चीज होती है हमारी यूज हमारा ऑल फैक्ट्री रीजन होता है जो नर्व से कनेक्टेड होता है। नर्व्स जो हैं ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं जिसके द्वारा हमें गंध का एहसास होता है। तो नाक के ऊपरी हिस्से में खास नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं जो सुगंध के कणों को महसूस करती हैं और वहाँ ब्रेन में जो है दिमाग में उसकी जो मेमोरी भरी भरी हुई है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि किस तरीके की गंध आ रही है, अच्छी आ रही है बुरी आ रही है क्या है, वो सब हमें दिमाग के द्वारा सिग्नल प्राप्त होता है और फिर हम पहचान पाते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर क्या हुआ हमारा नाक में कि पहले हवा नथनों से अंदर गई, नासिका गुहा से गुजरी, तापमान नियंत्रित हुआ, वहां पे थोड़ी नमी आई, सफाई हुई, उसके बाद वो फेफड़ों तक पहुंची। ये हमने पूरा कार्य इस नाक में ही अपने देख लिया। इतना सारा कार्य हमारे नाक के द्वारा ही हो रहा है। अब एक बार फिर से इसकी संरचना को
डायग्राम में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखी हैं अभी। तो नेसल कैविटी देख ली, ऑल फैक्ट्री हमने देखा कहाँ पे है, नर्व्स जो हैं ये हमारी दिमाग से कनेक्टेड हैं, ये इनकी संरचना है। फिर नेसल कॉन्काई हमने देखा, यहाँ पे है, और पैलेट देखा हमने। नॉस्ट्रिल हमारे नासिका छिद्र हैं। ये हमने सिंपल सी संरचना को थोड़ा देख लिया जिससे हमें अंदाजा लग जाए कि कौन सी चीज हमारी कहाँ पे है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कल हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या ऐसी बीमारी उससे रिलेटेड हो सकती हैं। यदि हमारे वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या कुछ गड़बड़ी आ जाए तो कौन कौन सी हमारी बीमारी श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, एक बार फिर से उनको देखेंगे। पूरी संरचना हमने कल समझ ली थी और मैं सोच रही हूँ कि पूरी वो क्लियर होगा कंसेप्ट आपका। और मांसपेशियों का कार्य भी हमने देखा था कल कि कौन कौन सी मेन मांसपेशियां हमारे रेस्पिरेशन में यूज होती हैं। अब इसी में ही हम आगे अब रिवीजन कर रहे हैं अपना, जो कल हमने पढ़ी थी बीमारियां, कि हमारे जो सिलेबस में भी हैं वो कौन कौन सी बीमारी हैं श्वसन तंत्र से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, पूरी संरचना जानने के बाद अब हमें इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये क्या है, नाक के अंदर की झिल्लियों की सूजन जो एलर्जी की वजह से होती है। अब नाक की संरचना हमने देख ली, वहां पे हमने झिल्लियों को भी देख लिया, उनका कार्य भी देख लिया कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। वहां पे सिलिया होते हैं, जो बाल हैं हमारे उनको सिलिया बोला जाता है, जो धूल के कणों को बाहर निकाल देते हैं, अंदर फेफड़ों तक नहीं जाने देते हैं। और जो अंदर ली हुई श्वास है उसको, उसके टेम्परेचर को भी, ताप को भी नियंत्रित करते हैं, हल्का सा उसको गर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई एलर्जी हो जाए, कोई धूल के कण या कुछ ऐसे पोलन आ जाए जिसको शरीर नहीं बाहर निकाल पाता है, तो वहां पे झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण छींक आना, लगातार छींक आ सकती है, नाक बहने की समस्या हो जाती है, नाक में बहुत सारा म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके द्वारा नाक बंद हो जाती है, हमारी नाक की जो ब्लॉकेज होती है वो हो जाती है, क्योंकि हमारे वहां पे जो नम करने वाले पदार्थ थे वो एक्सेस हो रहे हैं। आंखों में भी नाक में भी खुजली हो सकती है, पानी आ सकता है। अब इसका कारण क्या है, धूल बालू, पालतू जैसे जानवर हैं आपके घर में, कोई किसी के घर में, तो उनके कोई बाल वगैरह से एलर्जी हो सकती है, वो अंदर चले गए श्वास के द्वारा तो वो अटक सकते हैं, वो एक एलर्जी का कारण बन सकते हैं। अन्य कारण यह है कि आपने जो इस समय फूलों की जो होता है पराग जो होता है जिसको पोलन बोला जाता है, उसके कण चले गए, तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो गई, बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पाई और वहां पे हमारे एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो जाती है। ये अक्सर अस्थमा जैसे अन्य श्वसन रोगों से जुड़ सकता है। यदि इसको नहीं ट्रीट किया जाए और ये लॉन्ग टर्म हो जाए तो ये हमारे गंभीर रोगों में भी बदल सकता है। नेक्स्ट हमने साइनाइटिस, साइनसाइटिस देखा था। हमने देखे थे साइनस हमारे कहाँ पे हैं स्थित, जो स्थिति हम देखते हैं, एक बार फिर से अपने डायग्राम को देखते हुए पहले स्थिति देख लेते हैं कि साइनस हमारे कहाँ पे स्थित है, उसके बाद हम फिर से इस पे आएंगे साइनसाइटिस पे, तो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल हमने इनकी स्थिति देखी भी थी और इनका कार्य भी देखा था। तो ये देखिए, ये हमारे साइनस कहाँ पे लोकेटेड है, ये ऊपर की तरफ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि साइनस कहाँ पे हैं हमारे, इनके बारे में हमने कल पढ़ा भी था। ये देखिए, तो ये हमारे दो साइनस के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तीन हैं। तो ये हमने इसके कार्य को भी देखा था कि ये क्या कार्य करते हैं। तीन चीजें हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखी थी, साइनस, एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स। इनको एक बार देखेंगे और फिर से एक बार साइनसाइटिस के बारे में भी देखेंगे, फिर हम इनकी रोकथाम योग के द्वारा कैसे हो सकती है इसको पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा कंसेप्ट ये जो है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए,
साइनस क्या है? खोपड़ी, माथे और नाक के पास की हड्डियों के अंदर हवा से भरी हुई छोटी खाली जगह होती हैं। ये हवा से भरी होती हैं। इनका काम क्या है? सिर को हल्का बनाए रखती हैं। आवाज में एक गूंज का इफेक्ट देती हैं। एक एको साउंड जो होती है आवाज में थोड़ी सी, उसको ये उसमें मदद करती हैं। नाक को नम कर रखने के लिए हमने अभी देखा था नाक की संरचना में कि वहां पे हवा को जो अंदर गई है सांस, उसको नमी बनाई दे जाती है उसमें। तो उसका वजह से यहाँ पे भी नाक को नम बनाए रखने के लिए म्यूकस बनाने का इनका कार्य है। अब यदि साइनस में म्यूकस भर जाए, किसी कारण इन्फेक्शन की वजह से कुछ या गड़बड़ी आ जाए, तो म्यूकस ज्यादा भर जाता है। साइनस की जो हवा है, वहां हवा से भरी हुई जो खाली जगह है, वो खाली जगह म्यूकस से भर जाती हैं। अब जब ये म्यूकस से भर जाती हैं, तो ये क्या रिजल्ट करती हैं? साइनसाइटिस। सर दर्द होता है इससे और चेहरे में भारीपन हो सकता है, क्योंकि वो जितनी भी जगह वो खाली थी पहले, वो अब म्यूकस से भर गई हैं। तो इसके कारण हमारा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो हम इसके रोग में देख रहे हैं अपने श्वसन तंत्र के रोगों में। तो हमें पूरा अब कंसेप्ट साइनस का पता चल गया, साइनसाइटिस का भी पता चल गया। ये कहाँ पे होता है? ये नाक के आसपास की साइनस गुफाओं में सूजन हो गई है। चेहरे में दर्द हो सकता है, दबाव हो सकता है, नाक बंद हो सकती है। अब यहाँ पे जब म्यूकस, पहले तो म्यूकस वो क्या कर रहा था? सही था, उसकी सही मात्रा हो रही थी और वो पतला भी था, जिस जो कि सही रहता है। अब यहाँ पे म्यूकस गाढ़ा भी हो गया, और जब म्यूकस गाढ़ा हो गया, नाक में बहुत सारा भर गया, तो हमारे जो हमने ऑल फैक्ट्री नर्व्स थी, जो गंध का ज्ञान देती थी हमें, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो गंध हमें कम आने लगती है जब साइनसाइटिस की समस्या हो गई। ये क्रोनिक, मतलब लंबे समय तक भी हो सकता है और सांस को असहज बना सकता है। जब यहाँ पूरा नेसल कैविटी हमारी ब्लॉक हो जाएगी साइनस से, म्यूकस से, तो हमारी जो सांस, हम श्वास और प्रश्वास है, वो हम आसानी से नहीं ले पाएंगे और हमें परेशानी होगी, असहजता होगी, अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा हमें। और यहाँ सब में जितनी जो खाली जगह थी पहले, जो हमें हल्का बनाए रखी थी सिर को, अब वो भारीपन ले आएंगी। ये समस्या हमारी साइनसाइटिस की है। आगे हमने देखा था तीसरा रोग कौन सा था? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस का हमने संरचना में देखा था कि इनकी लोकेशन कहाँ है। श्वसन जब हो रहा है तो नली जो है, श्वास नली, वो है ट्रैकिया, उसमें से दो बड़ी शाखाएं निकली हैं, ब्रोंकाई। फिर छोटी छोटी शाखाएं जो पूरे फेफड़ों में फैली हुई हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ब्रोंक्यूल्स के अंत में श्वसन तंत्र का जो सेल है, एल्वियोली, वो पाया जाता है। ये एल्वियोली ही वह जगह है जहाँ पे श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन अंदर जाती है उन सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। इन एल्वियोली के चारों तरफ कैपिलरीज भी होती हैं जो ब्लड को वहां तक पहुंचाती हैं। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन उन सेल में जाता है और उनका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से वापस आ जाता है। अब यहाँ पे हमने पल्मोनरी वेन भी देखी थी, उसका कार्य भी पढ़ा था हमने। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? फेफड़ों में से जो स्वच्छ हवा हो गई है, उसको वापस हार्ट में लेके जाती है, हृदय में ले जाती है, जिससे कि वो पूरे शरीर में फिर से अच्छे से सर्कुलेशन हो सके। अब ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस जो है, हमारे ब्रोंकाई उसमें जो थे छोटी छोटी शाखाएं, वहां पे जाके कुछ समस्या। तो लंबे समय तक जब हमारे ब्रोंकियल नलियों में सूजन आ गई, जिससे खांसी और बलगम बना रहता है। अब वो सूजन क्यों आ गई? क्योंकि वहां पे बलगम भर गया। लगातार खांसी हो सकती है, बलगम भर सकता है, निकल सकता है, वो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स हमारे बहुत अंदर तक फेफड़ों में है और वो ब्लॉक हो रहे हैं। अगर वो ब्लॉक होंगे तो मेन जो हमारा फेफड़े हैं, वहां से सांस हम जब हम लेते हैं तो वहां से सांस लेने में हमें कठिनाई हो सकती है। और यदि ये 3 महीने या अधिक महीनों तक रहता है तो इसे क्रॉनिक माना जाता है, लंबे समय वाला क्रॉनिक होता है। ये एक्यूट होता है जो छोटे समय में ठीक कर लिया जाता है।
इसका मेन कारण धूम्रपान, प्रदूषित हवा में रहना। दूषित वातावरण में हम रह रहे हैं, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, खुली हवा में हम नहीं जा रहे हैं, अपने फेफड़ों को पूरा वो नहीं, एक्सपेंशन नहीं मिल रही है, तो ये कारण हो सकते हैं इस रोग के। अब हमने देखा था COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक गंभीर रोग है, फेफड़ों की दीर्घकालिक बीमारी जिसमें वायु मार्ग सिकुड़ जाते हैं। जो वायु मार्ग हमने सारे पढ़े हैं अपने श्वसन तंत्र में, वे सिकुड़ गए। वे क्यों सिकुड़ गए? क्योंकि उनमें म्यूकस भर गया, उनका पैसेज जो है वो पतला रह गया। जो नली थी उनमें ऐसा म्यूकस भरा हुआ है गाढ़ा कि नली का जो रास्ता है वो पतला होता चला जा रहा है। सांस लेने में व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है। इसमें शामिल है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो भी हमारा एक कारण हो सकता है। इस कंडीशन को अगर वो नहीं सही किया जाता है तो कंडीशन हमारी COPD पे आ जाती है। फेफड़ों की वायुथैलियां, वायुथैलियां हमारी एल्वियोली को कहा जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अब सेल जो है क्षतिग्रस्त क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उचित पोषण नहीं मिल रहा है, वहां तक पूरा पूरा ब्लड नहीं जा पा रहा है, पूरी पूरी श्वसन प्रक्रिया नहीं हो रही है और वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसमें लगातार खांसी, बलगम, सांस फूलना या घड़घड़ाहट की आवाज आना हो सकता है। इसका कारण क्या है? मुख्य रूप से धूम्रपान, प्रदूषण, लंबे समय तक वायु मार्ग का ध्यान न रखना। हमारे जो वायु मार्ग हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उसका अगर यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे, स्वच्छ वातावरण में नहीं रहेंगे, उचित खान पान नहीं करेंगे, उनको कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं करेंगे, योग अभ्यास प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो फेफड़े हैं उनमें शक्ति कम होती चली जाती है और जल्दी हम बीमार हो सकते हैं। ये बीमारी धीरे धीरे बदतर हो जाती है। अब हमने कल टॉन्सिल्स के बारे में देखा था, और टॉन्सिल्स में कुछ ऊतक हैं जिनके से वो उनकी बनावट हुई है। तो कल हमने उसके बारे में पढ़ा था, आज हम उसमें एक चीज और पढ़ेंगे कि वो किस तरीके के ऊतक से बने हुए हैं। ये हमारा टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की लोकेशन हमने अभी देखी थी, तो एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। टॉन्सिल्स गले के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले छोटी छोटी मोटी ऊतक की गांठ है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। कोई भी बाहरी संक्रमण आया किसी भी फॉर्म का, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के सिपाही की तरह हैं, जो उसे लड़कर बाहर करते हैं। तो टॉन्सिल क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू से बने हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे अपना लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन कार्य क्या है? कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को हमारे वो देखता है। लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे शरीर में, जिनके द्वारा ये प्रतिरक्षा प्रणाली को करा जाता है। इसमें बहुत अधिक श्वेत रक्त कण होते हैं, WBC। हम अभी आगे अपने सेल्स में पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC का कार्य क्या है? हमारा प्रतिरक्षा को देखना। तो ये जो टॉन्सिल है, इसमें बहुत अधिक श्वेत रक्त कण होते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। ऊपर से ये स्तरीकृत स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, एक प्रकार का हमारा एपिथीलियल टिश्यू है। जो एपिथीलियल टिश्यू हमने पढ़े थे उसमें भी कुछ विभाजन है, तो ये एक प्रकार के एपिथीलियल टिश्यू से ढके होते हैं। हमारी बात क्लियर है? अब हमें ये लिम्फेटिक टिश्यू से बने हुए हैं, और एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे परत का निर्माण करती है। एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था शरीर की बाहरी परत का भी निर्माण करती है और शरीर के अंगों की परत का भी निर्माण करती है। तो ये हमारे जो टॉन्सिल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू से ढके हुए होते हैं। इनकी स्थिति कहाँ पे है? हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, एक बार पढ़ भी ले रहे हैं फिर से,
कि ये कई जगह हमारे सबसे आम जो पाए जाते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल्स हैं, गले के पीछे मुंह के खुले भाग में दोनों तरफ मुंह खोलते समय दिखाई देते हैं। इनका कार्य है बैक्टीरिया वायरस जैसे हानिकारक जीवों से लड़ना। जब कोई भी आपके बाहरी ऐसा एंटीजन आता है, आपके नाक या मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है, तो टॉन्सिल उसे पहचान कर उसे रोकने और लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जाते हैं। तो शरीर के सबसे जो पहले वाले जो सिपाही हैं वो हमारे टॉन्सिल्स ही हैं। ये अब हमने पूरा इसकी संरचना देख ली, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंसेप्ट को सब क्लियर कर लिया, इनके रोगों को देख लिया है अब हमने। और इनकी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर होंगे आपके तो हम लास्ट के 5 मिनट्स में देखेंगे। नाक की संरचना हमने अभी अभी देखी है, एक बार फिर से अगर क्विक रिवीजन करना हो तो देखते हैं। नाक हमारा सबसे प्रमुख अंग है श्वसन तंत्र का, जो सांस लेने और गंध महसूस करने में मदद करता है। नथुने हमारे नॉस्ट्रिल हैं, 2 छिद्र हैं जहां से हवा अंदर और बाहर जाती है। अब इसके आगे हमारी नेसल कैविटी है, जो एक बड़ा खाली भाग है, जैसे एक सुरंग है जहां से हवा अंदर जाती है। फिर नासापट है हमारे नाक के 2 भाग को अलग करने वाली मध्य की दीवार। अब हमने देखा इसमें म्यूकस और सिलिया। ये नाक की सतह पर एक गीली परत बनाए रखता है वाला म्यूकस है। छोटे बाल जैसे कण जो धूल और कीटाणु को रोकते हैं उनको सिलिया बोला जाता है। नेसल कॉन्काई हमने देखा है, नाक की दीवार पर मौजूद घुमावदार हड्डियां जो हवा को गर्म, नम और साफ बनाती हैं। फिर हमने ऑल फैक्ट्री रीजन देखा था, ऊपर की तरफ है, ये नर्व्स से कनेक्टेड है। नर्व्स हमारे सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम क्या कार्य करता है, संदेश लेकर जाता है हमारे ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक, कि भाई इस तरीके की वो सांस लिए और इस तरीके की गंध है। अब उसको वो ब्रेन पहचान लेता है और हमारे रिसेप्टर्स पर वापस आ जाता है, हमें पता चल जाता है किस तरीके की गंध आई है, यदि अच्छी सुगंध है या दुर्गंध आई है। तो ये सब हमारा कार्य सब नाक के द्वारा होता है। हवा नथने से अंदर जाती है, नासिका गुहा से होकर गुजरती है, तापमान में नमी और सफाई और तापमान को थोड़ा गर्म भी किया जाता है, फिर उसके बाद वो हवा फेफड़ों तक पहुंचती है। ये पूरा हमने अब श्वसन तंत्र यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब हमने जो रोग देखे थे तो इसकी थोड़ी रोकथाम अभी हम देख लेते हैं, और इसकी रोकथाम और भी कंप्लीट हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमने जो रोग देखे थे उनकी कैसे कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं योग के द्वारा। तो श्वसन विकारों का यौगिक प्रबंधन, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम अभी। चलिए, तो योग विशेष रूप से प्राणायाम क्या करता है, हमारे श्वसन सांस से जुड़ी समस्याओं को बाहर करने में, दूर करने में मदद कर सकता है। ये किस तरह से करेगा कि फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा, फेफड़ों में स्ट्रेंथ आएगी, शक्ति बढ़ेगी। सांस लेने और छोड़ने वाली मांसपेशियां, हमने कल मांसपेशियों को देखा था, कितनी प्रकार की मांसपेशियां हमारे श्वसन में यूज होती हैं, उनको मजबूत बनाना योगासन करके, प्राणायाम करके। कफ व संकुचित वायु मार्ग को आराम देना, जहां से कफ और पतले मार्ग जो हैं वहां पे रिलैक्सेशन करके धीरे धीरे सांस पूरी अंदर तक जाए। ये वाली किससे हो सकती है, हमारी योग और प्राणायाम से। फिर तनाव और चिंता को कम करना, जब तनाव और चिंता कम होती है तो हम सामान्य श्वास लेते हैं, और जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास की गति तेज हो जाती है, और कई बार हम महसूस करते हैं हम पूरी पूरी ब्रीदिंग उस समय नहीं कर रहे होते हैं, हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, तो पूरी अंदर तक सांस नहीं जाती पूरे फेफड़ों तक। जब हम सामान्य सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, रिलैक्स वाली ब्रीदिंग करते हैं, तो हम लंबी गहरी सांस जब भरते हैं तो पूरी हवा फेफड़ों तक अंदर तक जाती है। उससे हमारी सांस की जो जितनी भी नलियां हमने पढ़ी हैं वो सब स्वच्छ होती रहती हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जीवन की गुणवत्ता हम कैसे कर सकते हैं, अपने दिनचर्या और अपनी ऋतुचर्या, अपने आहार विहार में और अपने विचारों में नियंत्रण रख के।
इस तरीके से अपने जीवन को आगे, अब जब हम उस पे करेंगे, अपने जीवन को स्वस्थ बनाने की, अपने खुद को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब हम आगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से और हम क्या-क्या करेंगे इसमें। तो मुख्य अभ्यास अभी ब्रॉडली हमने यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस करने हैं। तो प्राणायाम में अनुलोम-विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी। कुछ प्राणायाम हमारे जो मांसपेशियों पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी प्राणायाम है जैसे भ्रामरी, ये हमारे दिमाग में से रिलैक्सेशन, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है हम आगे पढ़ेंगे, उसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे हम बिल्कुल तनाव मुक्त सांस ले सकते हैं। हम अच्छे से पूरी पूरी लंबी गहरी सांस लेते हैं। फिर अब कुछ योगासन है जिसमें से हमारे फेफड़ों को ज़्यादा फैलाव मिलता है। उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ कवर किए हैं, जैसे भुजंग आसन। ये इसमें आप जब कभी करेंगे तो महसूस करिएगा भुजंग आसन में कि फेफड़े फैलते हैं आपके, छाती को ये खोलता है, ब्रॉड हो जाती है आपका चेस्ट। ताड़ासन शरीर की सीध में सही सांस लेने में मदद करता है। धनुरासन, गोमुख आसन, ये सभी हमारे आगे चेस्ट रीजन को एक्सपैंड करते हैं, फैलाव देते हैं वहां पे, जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ध्यान और विश्राम तनाव को हटाते हैं। ब्रेन हमारा सही से श्वसन प्रक्रिया करता है। जितने भी सिग्नल्स जो होते हैं, हम आगे आगे उसमें पढ़ेंगे कि जो श्वसन के सिग्नल्स हैं वो ब्रेन के द्वारा ही हमें मिलते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को। तो जब ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होगा, शांतपूर्ण वातावरण मिलेगा उसको, तो सारे हमारे सिस्टम्स का कार्य भी बिल्कुल सुचारू रूप से होता रहेगा। ये सब हम आगे वाले सिस्टम्स में अभी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ रोग भी देख लिए, उनकी ब्रॉडली हमने रोकथाम भी देख लिए। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि श्वसन तंत्र बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो लास्ट के 5 मिनट्स हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आपको एमसीक्यू का एक टेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम शरीर में हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस को नियंत्रित करता है। तो इसमें दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको हिंदी में भी देखते हैं हम अभी। दो तरीके के ग्लैंड्स हमारे, उनके सारे कार्य भी देखेंगे, वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ से उनका स्राव होता है, ये सब अब अभी देखेंगे इनको। तो ये ग्लैंड्स क्या है, हमारी ग्रंथि हैं। ग्रंथि जो है शरीर के ऐसे विशेष अंग हैं जो किसी पदार्थ का निर्माण करके उसे शरीर में छोड़ते हैं। ये दो प्रकार की ग्रंथि हैं, एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन ग्रंथि। तो पहले एक्सोक्राइन में पढ़ते हैं हम। ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव जैसे लार, पसीना, पाचन रसों का जो सिक्रीशन होता है, वो डक्ट के माध्यम से होता है, एक नलिका के माध्यम से होता है। एक प्रॉपर उसके लिए ट्यूब होती है और वो उसी जगह पे अपना सिक्रीशन करते हैं। वो ऐसे जो ग्रंथियां होती हैं वो कहलाई जाती हैं एक्सोक्राइन ग्रंथियां। तो ये शरीर में उसी जगह पे स्थित हैं जहां पे इनको अपना सिक्रीशन देना है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए उन्होंने, लार की ग्रंथियां। लार जब बनता है, हम कुछ भोजन खाते हैं जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड से बनता है लार। तो वो हमारी स्थिति भी यहीं पे है और वो सिक्रीशन भी वहीं पे कर रहे हैं। इसी प्रकार पसीना, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, सब वहां पे से निर्माण हो रहा है उनका, तो वो वहीं पे स्थित है और वो उनका अपना स्राव भी वहीं पे कर रहे हैं। पेट में हमारे पाचन रसों का सिक्रीशन होता है जिससे कि हमारा भोजन पच सके। इन्हें नलिका युक्त डक्ट ग्रंथि भी कहते हैं। ये एंजाइम बनाती हैं, जो इनका सिक्रीशन होता है उसको एंजाइम बोला जाता है। ये कोई तरल पदार्थ होता है। इसका भी उदाहरण इन्होंने हमने दिया हुआ है। उदाहरण है जैसे हमारी पसीने की ग्रंथि, लार की ग्रंथि। अब हमारी स्तन की ग्रंथियां जो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, अश्रु की ग्रंथि जो हमारे आंसुओं का निर्माण होता है,
जब हमने संरचना देखी थी, लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं वहां पे आंखों के पास, जिनके द्वारा हमारे आंसुओं का निर्माण होता है। यकृत जो है वो बाइल बनाता है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जगह जगह पे, जिनसे हमारे इस तरीके के एंजाइम बनते हैं और उनका सिक्रीशन होता है। अब दूसरे प्रकार के हमारे ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतरस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां नलिका वहीन हैं। अब पहली वाली तो हमने देखी थी कि अपनी नलिका के साथ हैं, उसी जगह पे वो सिक्रीशन करती हैं। पर ये जो एंडोक्राइन है, इनमें कोई भी नलिका नहीं है। इनको डक्टलेट्स बोला जाता है। इनमें डक्ट नहीं होती, इनमें कोई ऐसी ट्यूब या नलिका नहीं होती कि जहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पे जाए। तो ये क्या करेंगे, अपना जो भी हार्मोन बनाएंगे वो ब्लड में डाल देते हैं। अब ब्लड के द्वारा वो जहाँ चला जाता है जहाँ उसकी जरूरत होती है। तो ये सीधा अपना स्राव रक्त में छोड़ते हैं। इनका जो सिक्रीशन होता है उसको हार्मोन बोला जाता है। पहले वालों का जो सिक्रीशन था वो हमने देखा था एंजाइम है। इनका जो सिक्रीशन है वो बोला जा रहा है हार्मोन्स, जो शरीर के विभिन्न भागों को संदेश देकर क्रियाकलाप नियंत्रित करते हैं। तो जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं उसके अनुसार ये अपने हॉर्मोन्स का निर्माण कर रहे हैं और सीधे सीधे ब्लड में डाल देते हैं। अब ब्लड के ब्रेन के द्वारा वो नियंत्रित होता है कि ब्लड उसको किस जगह पे ले जाएगा। तो कुछ हमने नाम देख रहे हैं इसमें। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पैराथायराइड और टेस्टिस और ओवरी। अब कुछ नाम हमें इस तरह से लर्न करने की कोशिश करनी है। आगे हम देखते हैं हॉर्मोन्स का क्या कार्य है। जो शरीर हार्मोन बना रहा है वे क्या है। ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों, टिश्यूज और अंगों तक संकेत पहुंचाते हैं। तो किस किस तरीके के संकेत पहुंचा सकते हैं। चयापचय, हमारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ के हॉर्मोन्स होते हैं। शर्करा, जो दूध में हमारा जो रक्त में जो शर्करा है, हमारा जो ब्लड शुगर है उसको नियंत्रित करने के हॉर्मोन्स होते हैं। तनाव अगर हो गया तो तनाव को भी शरीर क्या करता है, शरीर हमेशा चाहता है अपने को फिर से व्यवस्थित कर देना, अपने को सही रखने की पूरी कोशिश करता है। प्रकृति ने ऐसी संरचना करी है शरीर की कि वहां पे पूरा वातावरण धीरे धीरे शरीर अपने आप को सही रखने की कोशिश करता है। तो यदि हमें कोई तनाव होता है तो ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं ब्लड में कि जो उस तनाव को कम करें, हमें उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं पहले, तो फिर धीरे धीरे उसको खत्म करने की भी हमारे में क्षमता होती है। पर ये तो हम अपने ही दिमाग को परेशान कर लेते हैं, लगातार स्ट्रेस में दे लेते हैं कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनका बिगड़ना हो जाता है। पर शरीर की अगर प्रकृति के साथ से जुड़े और अपने को शांत रखें, व्यवस्थित रखें, तो हम अपने हॉर्मोन्स का सिक्रीशन बिल्कुल सही रख सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए आगे हम इसी में कुछ और इसको डिटेल से पढ़ने की देखेंगे। तो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे, दो तरीके के हमने ग्लैंड्स देख लिए हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या कहलाता है, हमारा एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन कहलाता है हमारा हॉर्मोन्स। एक्सोक्राइन हमारे डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन हमारे डक्टलेस हैं। अब हम पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं, क्योंकि हमने पहले उनको पढ़ा है तो हम पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ही देख लेते हैं। प्रमुख हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख ही लिए हैं, तो उसमें से देखते हैं क्या क्या है। जो सबसे पहला हमारा मुंह में दिखाई देता है, वो मुंह में महसूस होता है, वो है हमारी लार की ग्रंथियां, जो लार का निर्माण करती हैं। अब जैसे भोजन स्वादिष्ट आता है तो कभी कभी देखते हैं हम कि लार बहुत हमारा मतलब एक महसूस होता है कुछ मुंह में वो बन रहा है, तो वो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट ही करता है। पाचन क्रिया की सबसे पहली शुरुआत हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो ये एक एंजाइम बनाता है जो भोजन को गीला करता है, और स्टार्च का पाचन जो है यहाँ पे पहले स्टेप से यहीं से शुरू हो जाता है।
तो मुंह में जब हम अपने पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, तो मुंह में जब हमारे दांतों के द्वारा पीसा गया उस अन्न को, उसके बाद वहां पे साथ साथ ही सलाइवा भी मिक्स हो जाता है। और पहला जो स्टेप है हमारे पाचन की क्रिया का, स्टार्च का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लार ग्रंथियां हैं ऐसे एंजाइम वहां पे पहले ही रिलीज कर देते हैं। दूसरे अब हम देखते हैं हमारी स्वेट वाली ग्रंथियां, जो पसीने का निर्माण करती हैं। अब पसीने से क्या होता है, हमारा शरीर का तापमान नियंत्रित करता जाता है। जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसा नहीं है कि शरीर का तापमान बढ़ता ही चला जाए। हमारे शरीर को अपने को सही रखने का, होम्योस्टेसिस बनाए रखने का पूरा कंट्रोल रहता है शरीर में। इस तरीके की हमारी प्रक्रिया रहती है। शरीर क्या करता है, बाहरी वातावरण चाहे कैसा भी हो, अपने वातावरण को बिल्कुल बैलेंस्ड बनाए रखता है। इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये किस तरह से संभव है, जब बहुत गर्मी हो रही है बाहर, आपके हीट ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। हमारा शरीर क्या करता है, उस हीट से बचने के लिए, उस तापमान से अपने को सही रखने के लिए पसीने का निर्माण करता है। तो पसीना क्या करता है, हमारे वहां पे जब पसीना निकलता है और वो हवा से जब सूखता है, तो वहां का टेम्परेचर हमारा सही रहता है। इसके द्वारा शरीर का तापमान वहां पे नियंत्रित रहता है। फिर हमारे सेबेशियस ग्लैंड है, तेलीय ग्रंथि। अब तेलीय ग्रंथि का कार्य क्या है, हमारे त्वचा में होती हैं, ये बालों में होती हैं, जो बालों को नमी देती है, मॉइस्चर करती हैं, हाइड्रेशन देती हैं। इसीलिए हमारी जो त्वचा है वो मुलायम रहती है। तो ये जो ग्रंथियां हैं सब हमारे मदद के लिए ही हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे अश्रु की ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू का निर्माण करती हैं। इससे आंखों को साफ रखा जाता है और नम रखा जाता है, जिससे कि आंखों में ड्राइनेस ना हो। और आंखों में अगर कोई कण भी चला जाता है तो हम देखते हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे से वो कण अपने आप ही बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हमारे हैं मेमरी ग्लैंड, जो दूध का निर्माण करते हैं, शिशु शिशु का पोषण करते हैं। कुछ अवस्था में जब हमारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो इस तरीके से हमारा निर्माण होता है यहाँ से। अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। ये हमारे पाचन क्रिया को सही रखती हैं। यहाँ पे HCl रिलीज हो रहा है, पेप्सिन रिलीज हो रहा है, जो भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। अब हमारे कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जो एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं, मतलब वो दोनों तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो उनमें एक आता है हमारा पेनक्रियास। ये क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम भी बनाता है जो एक्सोक्राइन तरीके से भी कार्य करते हैं। अब ये बनाया है इसने ट्राइप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब पैनक्रियाज का हम एंडोक्राइन रोल भी देखेंगे। ये दोनों तरीके से कार्य करता है, ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो अब हमने इसके एक्सोक्राइन वाला फंक्शन देख लिया। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन में ये क्या कार्य करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं एक्सोक्राइन वाले ग्लैंड्स को, फिर से हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो प्रमुख हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और उनके स्राव क्या क्या हैं। पहली हमने देखी लार की ग्रंथियां, जो लार का निर्माण करती हैं और भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। फिर हमने स्वेट ग्लैंड्स देखे, जो पसीना का निर्माण करते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित रखते हैं। नेक्स्ट हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये त्वचा में होते हैं, हमारे बालों में होते हैं, जो उसको नम रखते हैं, मुलायम रखते हैं। हमने देखे लैक्राइमल ग्लैंड्स, जो आंखों के पास स्थित होते हैं, जो अश्रु का निर्माण करते हैं। फिर हमने मेमरी ग्लैंड्स देखे, और अब हमने उसके आगे हमने देखा पाचन में भी हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर हमने पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन रोल यहाँ पे देखा कि कुछ एंजाइम वो बनाता है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया को कराने में सहायक होते हैं।
अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे डक्टलेस हैं, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। इनके पास कोई भी नलिका नहीं होती, ये सीधे जो भी बनाते हैं अपना हार्मोन सीधा सीधा रक्त में वो जाता है और रक्त के द्वारा उस जगह पे पहुंचाया जाता है जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं ये अब पढ़ते हैं। सबसे प्रमुख इसमें हमारा आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हमारा प्रमुख इसमें ग्लैंड है। ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस हम इसको अलग से भी स्टडी करेंगे अभी। ये हमारे दिमाग में पाया जाता है और ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अब पीयूष ग्रंथि कौन सी है हमारी, ये देखते हैं। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है, ऐसे स्रावों का निर्माण करता है, ऐसे उसके करता है कि ये बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करके रखता है। तो ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। तो अभी हम ब्रॉडली पहले देखेंगे फिर इन हॉर्मोन्स को और देखेंगे। तो ये ग्रोथ हार्मोन बनाता है जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, इनके नाम अभी आप रीड करेंगे फिर इनको हम और देखने हैं। अभी ब्रॉडली देख रहे हैं हम। प्रोलैक्टिन है, एडीएच है, ऑक्सीटोसिन है। इनके कार्य क्या है इन हॉर्मोन्स के, विकास में वृद्धि करना। भाई शरीर हमारा बढ़ रहा है, जैसे बच्चा है छोटा, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं वो बढ़ भी रहा है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है और वो पूरी तरीके से विकसित होता है धीरे धीरे। तो उसकी विकास का जो कार्य है वो किस हॉर्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, कैसे सिक्रीशन होने चाहिए बॉडी में, किस तरीके का वातावरण बनना चाहिए, वो सब हमारे वृद्धि के हार्मोन से है। अन्य ग्रंथियों को भी ये नियंत्रित करता है। पानी का संतुलन बनाए रखना शरीर में, प्रसव या दूध का उत्पादन जो शरीर में है, डिलीवरी का जो है उसमें, उस सब का जो कंट्रोल करा जाता है वो पिट्यूटरी के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे एफएसएच, यहाँ पे लिखा है एलएच लिखा है यहाँ पे। तो एफएसएच हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन्स हमारे कार्य करते हैं एक स्त्री के शरीर में जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी, उसको नियंत्रित करने में। ये ओवरी और उसका निर्माण करते हैं, एग का निर्माण करते हैं शरीर में, उसमें सहायक देते हैं। तो ये सारे हॉर्मोन्स का नियंत्रित कौन कर रहा है, पिट्यूटरी द्वारा हो रहा है। जरूरी है कि वो दूसरे अपने अंगों में भी निर्माण हो रहे हैं मगर नियंत्रण पूरा पूरा कंट्रोल जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। T4, T3 थायरॉक्सिन जो है हमारा, ये निर्माण थायराइड ग्लैंड से होता है। ये क्या कार्य करते हैं, हमारे शरीर की चयापचय क्रिया को देखते हैं, मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। मेटाबॉलिज्म जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। एक से शरीर की वृद्धि हो रही है, एक से शरीर का क्षय हो रहा है। हम देखते हैं शरीर में हमारे लगातार सेल्स, नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते हैं। ये क्रिया हमारी सतत चलती रहती है। तो इन सब क्रियाओं को निर्धारित कौन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड कर रहा है, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, चयापचय की क्रिया को देखता है। हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करता है। हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, कितनी ऊर्जावान हम महसूस करते हैं, ये सब नियंत्रण होता है हमारे थायराइड ग्रंथि से। यदि हमारा थायराइड सही है, सब कुछ सही चल रहा है थायराइड ग्लैंड हमारा, तो हम अच्छे से ऊर्जावान महसूस करेंगे। हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सही रहेगी, हमें सही समय पर भूख लगेगी और वो हमारा सब कुछ पाचन वगैरह सब क्रिया सही रहेगी। फिर ये हमारे कैल्शियम के स्तर को भी नियंत्रित करता है, कितना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी कैल्शियम, ये सब हमारे थायराइड से ही रिलेटेड है। अब थायराइड के पास ही हमारा पैराथायराइड भी होता है। तो ये हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये हम आगे इसके और भी डिटेल में अभी देखेंगे हॉर्मोन्स कि किस तरह से ये कार्य करेंगे अभी।
नेक्स्ट हम देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारे किडनीज के पास ऊपर पाए जाते हैं। एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन, ये क्या करते हैं निर्माण? कॉर्टिसोल का, एल्डोस्टेरोन का। ये तनाव की प्रक्रिया, यदि हमारा शरीर किसी भी तनाव को देखता है, मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं या अपने को महसूस करते हैं कि कोई आपके ऊपर कोई खतरा आ रहा है, आप एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो शरीर क्या करता है? एकदम से कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे, ये हमें तैयार करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, या तो लड़ो या भागो। तो उसके लिए पूरा शरीर तैयार हो जाता है, एकदम से आपको एनर्जी मिल जाती है कहीं से। ये सब किससे हो रहा है? हमारा कॉर्टिसोल के द्वारा। ये हार्मोन जब ब्लड में रिलीज होता है तो अब एकदम से आपको कहीं से एकदम ऐसी शक्ति का महसूस होगा, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे उसको सिचुएशन को डील करने के लिए। अब यही इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी होती है, क्योंकि यदि शरीर हर समय अपने आप को तनाव की स्थिति में रखेगा, अपने आप को माइंड में हमेशा तनाव में रहेंगे कि यार मुझे ये जल्दी करना है, मुझे अब ये जल्दी करना है, मुझे अब वो करना है, हर समय हम तनाव में रखेंगे अपने को, तो उससे क्या होगा? बहुत सारा कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा ब्लड में, और वो कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। अब इसमें और भी कार्य हो रहे हैं। वो क्या कार्य हैं? हमारे हमारे रक्तचाप को नियंत्रण, पानी का संतुलन हमारे शरीर में किस तरह से रखा जाए, वो सब भी इससे द्वारा हो रहा है। ऊर्जा स्तर का नियंत्रण भी इसके द्वारा हो रहा है। अब हमने पढ़ा था पेनक्रियास हमारा एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। अब यहाँ पे उसका एंडोक्राइन फंक्शन हम देखते हैं, ये क्या क्या हॉर्मोन्स निकाल रहा है। तो पेनक्रियास जब है हमारा, वहां पे है आइसलेट ऑफ पेनक्रियास। इसको हम अभी डायग्राम से भी देखेंगे। तो वहां पे रिलीज होते हैं हमारे इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेस्टोस्टिन। ये हार्मोन रिलीज जब होते हैं तो ये क्या कार्य करते हैं? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हमारा जब रिलीज होता है तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ग्लूकागोन क्या करता है हमारा? ग्लूकागोन हमारा शरीर में जब ब्लड शुगर बहुत कम हो गया तो उसको बैलेंस करने में मदद करता है। ये किस तरीके से करते हैं, ये हम अभी डिटेल में भी इसको देखते हैं। अभी हम इनका नाम देखेंगे और क्या क्या हार्मोन ये रिलीज कर रहे हैं ये देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारा यहाँ पे है जो मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। ये हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। फिर थाइमस ग्लैंड है हमारा, जो थाइमोसिन रिलीज करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। ये टी सेल्स का निर्माण करता है। टी कोशिकाओं, टी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। अब हमने देखा था शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। सेल्स का सबसे पहले हमने कंसेप्ट देखा था, शरीर हमारा कोशिका से द्वारा निर्मित है। असंख्य कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, विभिन्न प्रकार के हैं। एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जिनका फंक्शन भी एक है, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर है, वो टिश्यू बना देते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, जहाँ कई हमने तरीके के कोशिकाएं देख ली, अब यहाँ पे हमने पढ़ा एक नया नाम, टी सेल्स। टी सेल्स हमारे थाइमोसिन, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं। यहाँ से हमारे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। फिर हम देखेंगे जो हॉर्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है, वो क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जो स्त्री के शरीर में होते हैं। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जो पुरुष के शरीर में होते हैं। तो ये हमारे प्रजनन शक्ति है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ये शरीर में रिलीज होते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज होते हैं और उनकी कार्य को करते हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल्स में रिलीज होता है, जो पुरुष यौन प्रजनन लक्षण को व्यक्त करता है। ये अब एक बार फिर से हम सारे नाम देखेंगे, हम फेमिलियर होने की कोशिश करेंगे इनसे, इनके द्वारा रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के नाम को लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। भले ही हमारी थोड़ी मेडिकल टर्म्स ज़्यादा हो जाती हैं, मगर हमारा शरीर इनको निर्मित कर रहा है और हमें पूरा जानना चाहिए इनको।
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था हमारा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं, जो पीयूष ग्रंथि को आदेश देते हैं कि भाई अब तुम ऐसे हार्मोन्स का निर्माण और रिलीज करना शुरू करो। तो हाइपोथैलेमस आपका मेन मास्टर हो गया। उसके बाद होता है मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी, जो बाकी के ग्लैंड्स के स्रावों को नियंत्रित करता है। भाई कितना सिक्रीशन बाकी ग्लैंड से होना है, ये सब कुछ यहाँ पिट्यूटरी के द्वारा हो रहा है। तो सब ये दोनों ग्लैंड्स हमारे दिमाग में स्थित हैं। पिट्यूटरी निर्माण कर रहा है हमारा ग्रोथ हार्मोन का, टीएसएच का, एसीटीएच का, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन। ये कुछ नाम जो हैं वो इंग्लिश में ही हैं और हमें इनसे फेमिलियर होने का एक ही तरीका है कि हम इनको रिवीजन में लें। फिर हमने थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड देखे थे। थायराइड में से T3, T4 है। पैराथायराइड में पैराथायराइड हार्मोन है। फिर हमने देखे हैं हमारा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन रिलीज हो रहा है जो हमारे टी सेल्स का निर्माण करता है। थोड़ा और नीचे गए तो हमने देखे थे किडनीज के ऊपर हमारे हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड निकाल रहे हैं कॉर्टिसोल, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन होता है यहाँ पे, जो हमारे तनाव की प्रक्रिया में रिलीज होते हैं ब्लड में। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन शरीर में वातावरण मिला दिमाग को तो ये रिलीज हो जाता है तुरंत। फिर हमने पैनक्रियाज को देखा जहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागोन रिलीज हो रहे हैं। ये दो जो है मुख्य हार्मोन है यहाँ पे। पीनियल ग्लैंड हमने देखा जिनके द्वारा मेलाटोनिन रिलीज होता है जो हमारे नींद की और जागरण की साइकिल को नियंत्रित करता है। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जब हम आते हैं तो देखते हैं स्त्री में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये हमारे प्रजनन शक्ति के हार्मोन्स हैं। ये हमने नाम देखे हैं, अभी हम इनको और डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे। इनका रिवीजन हम लोगों को करना ज़रूरी है। अब डायग्राम देखते हैं और इनकी स्थिति देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। चलिए डायग्राम में एक बार देखते हैं इनको। अब देखिए इसका डायग्राम है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस हम देख रहे हैं, पीनियल ग्लैंड देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे। तीनों की लोकेशन हमारे सिर में, हमारे दिमाग के अंदर ही है। तो दिमाग को शांत और अच्छा वातावरण देंगे तो सभी के कार्य सही रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम थायराइड ग्लैंड। थायराइड के पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है। फिर हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड टी सेल्स का निर्माण कर रहा है। अब हमने देखा पेनक्रियास को। पेनक्रियास दो तरीके से कार्य कर रहा है, एंडोक्राइन रोल भी है इसका, एक्सोक्राइन रोल भी है। एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर दिख रहे हैं हमें। ये एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल का निर्माण करते हैं। ये हमारी किडनीज हैं। फिर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में देखा कि ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं मेल में। ये हमारे ओवरीज क्या रिलीज कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। टेस्टिस मेल के जो क्या रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ये व्यक्ति को उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देते हैं। स्त्रियों का शरीर इसी प्रकार से विकसित होता है, होने लगता है कि वो मातृत्व के लिए बना होता है, तो उसी प्रकार से विकसित होता है। पुरुष में पुरुष वाले फीचर्स आ जाते हैं इस हॉर्मोन्स के रिलीज होने पे। तो ये हमने हॉर्मोन्स की अब लोकेशन भी देख ली। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को अगर आपके हैं तो आप अब पूछ लीजिए। कुछ और कुछ डाउट आ रहा हो आपके मन में तो वो आप अब हम देख लेते हैं।